नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जानी मानी कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की कहानी भरा था दिल बरसने को थी आंखें। तो आइए सुनते हैं कहानी। सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक दाऊ साहब 70 के और सुगृहिणी मम्मा साहब 65 की। बघेल खानदान की माने तो दोनों बहुत लड़ते हैं और माने तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लगभग 50 वर्ष का दाम्पत्य है। कहते हैं एक मुश्त सहचर्य में पति पत्नी के आचार विचार ही नहीं, चेहरे भी मेल खाने लगते हैं। यहाँ मामला सटीक नहीं बैठता। दाऊ साहब गठे हुए, अच्छी देह बाह के, मम्मा साहब मोटी थुलथुल। अच्छी देह बाह वाला गठीलापन, छतरियों वाला सामंती स्वभाव और पुलिस विभाग का दबदबा रहा कि उन्होंने भ्रम जोड़ लिया। उन्हें किसी की जरूरत नहीं। ग्राम और पोस्ट जसो। दाऊ साहब का अंग्रेजों के जमाने जैसा बंगला नुमा मकान दूर से पहचाना जाता है। दाऊ साहब पोस्टिंग में कुछ बार अंग्रेजों के जमाने वाले बंगलों में रहे हैं। तभी इरादा बना जसो के पैतृक घर को दोनों अनुजों को बख्श अपने लिए ठीक बगल में ऐसा मकान बनवाएंगे जो अंग्रेजों के जमाने का लगे। मकान देख उन्हें लगता पुलिस अधिकारी तो अब बने हैं। सामंती बोध को पुष्ट करते बंगले नुमा घर के भव्य कमरों, आंगन, दालान, छत, चैगान, पछीती की बगीची में दाऊ साहब और मम्मा साहब प्रहर और ऋतुओं के तापमान के अनुसार उठते बैठते हैं और पैंतरे पर आ जाते हैं कि बहस बढ़े। बढ़े तो समय कटे, खत्म ना होने वाली निरर्थकता खत्म हो, जो कि होती नहीं। और अब सुबह का वक्त है। पगडंडियों से होते हुए खेतों तक टहल आने पश्चात कसरत। अब दाऊ साहब देह में सरसों तेल चुपड़ रहे हैं। मम्मा साहब द्वार से झांकने आई। क्या कर रहे हैं? बॉडी बना रहा हूं। काढ़ा ठंडा हो रहा है। जुकाम ठीक से हुआ नहीं, पर अदरक तुलसी का काढ़ा चाहिए। तो इंतजार करूं जुकाम ठीक से हो जाए? आप सावधानी का महत्व कब समझेंगी? यह मूंद कर रख दी है, आगे आपकी मर्जी। अब दाऊ साहब नहा खोरकर परदनी लपेटे तमाम कमरों में झांक रहे हैं, जबकि जानते हैं मम्मा साहब पूजा घर में कुर्सी पर बिराजी साईं चरित्र माजती मिलेंगी। मम्मा साहब के बाएं घुटने की हड्डी घिस गई है। चिकित्सकों की राय में अधिक उठ बैठ करेंगी तो नी रिप्लेसमेंट ही उपाय बचता है। तो आशंका के मद्देनजर जरूरत मुताबिक ही भूमि का सुख लेती हैं। क्या कर रही हैं? जन्म सुधार रही हैं। बिजली खाना बनाकर जा चुकी है। भूख लगाई है। पाठ पूरा होने दीजिए, शॉर्ट में कर लीजिए। सारी कटौती पूजा में, तभी आपका प्रमोशन ना हुआ, नहीं तो एसपी कहाते। प्रमोशन की बात करती हैं। अरे मैंने दुर्दांत चोर डाकुओं को आदमी बनाया। आपको आदमी बनाने में हमारी उम्र लग गई और मैं आदमी नहीं बना, है ना? मेरे कारण आप अफसरानी बनकर रही। बीमार पड़ी, स्लिप डिस्क, सेवा मैंने की। आपके तीनों सपूत हाथ खड़े कर देते थे कि मम्मा साहब का भारी शरीर कैसे बिठाएं, कैसे उठाएं। आगे भी बीमार होंगी तो मेरा ही आसरा होगा। तो आपके तोरा तुलवाइस में हमने कमी नहीं रखी, न घर आने का समय न जाने का। वह ड्यूटी ऐसी साहबी झाड़ते कि 6:13 पर गुरुकुल कांगड़ी की चाय चाहिए तो चाहिए। वह अत्याचार नहीं था। मेरे नैतिक बल को चुनौती न दीजिए। चलिए प्रसाद पाइए, मतलब खाना खाइए। पूजा अब न होगी। दोनों भोजन के लिए बैठे हैं। मम्मा साहब सब्जी में रोटी बोरकर दिखाने लगी। आज फिर खाने में तेल उतरा रहा है। बिजली मानती क्यों नहीं? क्योंकि तेल हजम करने की उसकी उम्र है। नहीं मानेगी तो हम भगा देंगी। तो आप खाना बनाएं, पर आपसे नहीं होता कि सोलर कुकर में दाल दलिया बना दें। आप रिटायर होकर सुस्ता रहे हैं, हम चूल्हे में जूझें। हो गया, चैन से 2 कौर खाने दीजिए। दाऊ साहब सुस्ता रहे हैं। वक्त है कि गुजरता नहीं। मम्मा साहब को पुकारा।
इधर आइए, मम्मा साहब चिल्लाईं। अरहर की दाल धूप में बगरा रही हैं। दाऊ साहब आंगन में आ धमके। चिल्लाकर क्यों बताती हैं? आपको सुनाई दे जाए तब ना। कान साथ नहीं देते। हमारी तो आंख, घुटने, गर्दन, गुर्दे सब जवाब दे रहे हैं। गर्दन में कल बाईं तरफ पीड़ा थी, आज दाईं तरफ है, कल ठीक बीच में होगी। आपसे तकलीफ बताना जुर्म हो जाता है। मैं हकीम वैद्य हूं, तसल्ली दे सकते हैं, कोई मुझे दे दे। खफा हो दाऊ साहब पलटे और तेज गति दिखाते हुए कमरे में जा घुसे। देर बाद हाथ पोंछती हुई मम्मा साहब आईं। देखा दाऊ साहब अखबार में दत्त हैं। विद्युत आपूर्ति सुबह 10 से रात 8 तक बंद रहती है। बिजना डुलाते हुए बोली, लाइट ही नहीं रहती कि थोड़ा टीवी देखें। टीवी में कुछ नहीं रखा। लोग अपना दर्द बेच रहे हैं, हंसी बेच रहे हैं। सिनेमा वाले अपना तौलिया बेच रहे हैं और वह 1.5 लाख में बिक रहा है। तौलिया में हीरे जवाहरात लगे हैं। हमसे क्यों पूछती हैं? अखबार में क्या खबर है? खबर है बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से समस्याएं पैदा होने लगी हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने संसार की बढ़ती हुई आबादी पर जो हालिया रिपोर्ट जारी की है, उससे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं की चिंता बढ़ गई है। मतलब बुढ़ानों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा देना समस्या बनती जा रही है। मम्मा साहब सब पका गईं। हम किसको दिक्कत देते हैं? किसके बाप का खाते हैं? सरकार का। पेंशन तो गला दबा लें कि फांसी में झूल जाएं। भगवान नहीं बुलाता तो क्या करें? डरता है वहां भी गदर करेगी। आपके जहर बाण से तो पिंड छूटेगा। स्वागत के लिए आपसे पहले पहुंचा रहूंगा। और अब वक्त है रात का। छत पर बिस्तर लगा है। दाऊ साहब तारों भरा शुभ्र आसमान निहार रहे हैं। मम्मा साहब घुटनों में लहसुन और मेथी दाना डालकर चुराया गया, मतलब पकाया गया सरसों तेल पोत रही हैं। दाऊ साहब बड़ा आग्रह कर बोले, इधर आइए। काहे? एड़ियों में दर्द है, तेल मल देती तो नींद आ जाती। हमारे भी हाथ गोड़ पिराते हैं, हम किससे कहें कि तेल मल दे? मैं मल देता, पर बुढ़ा गया हूं। कोई छत फांद कर आए और गला रेतने लगे तब खुद को छुड़ा लूंगा। हाथ में इतना दम नहीं है। न डराइए, अकेलापन डराता है। टीवी में न्यूज़ थी, दिल्ली में एक संपन्न बूढ़ा बूढ़ी को किसी ने गला दबाकर मार डाला। हम यहाँ अकेले हैं। दादन का डर लगा रहता है। गांजा पीकर उसे चेतना नहीं रहती, क्या पता क्या कर डाले। दाऊ साहब के सबसे छोटे भाई का निकम्मा पूत दादन दाऊ साहब के खेत अधिया में जोतता बोता था। ठीक हिसाब नहीं देता था तो दाऊ साहब ने खेत एक पटेल को दे दिए। दादन कहता फिरता है, अफसर कक्कू पगला गए हैं, अपने लड़कों से बैर, अब मुझसे बैर ठान रहे हैं। किसी दिन ठीक करूंगा। मम्मा साहब का दिल धड़क गया। आप बहुत खेत बाड़ी घूमने न जाया करें। दादन दिन में 4 सरहंगों के साथ सट्टा खेलता है, रात में गांजा चढ़ाता है। कभी कुछ आपने ऐसी बात कर दी कि आज हमें नींद नहीं आएगी। बजरंग बली नेकी कुशल राखें। दोनों ने आंखें मूंदकर एक दूसरे के लिए मौन प्रार्थना की। सुबह जीवित मिले और दाऊ साहब का हाजमा खराब। अकेलापन समस्या, खराब हाजमा एक समस्या। बुढ़ापे में चपल हुई स्वाद ग्रंथियों को काबू करते करते दाऊ साहब कल रात दरभरी पूड़ियां तादाद में खा गए। हाजमा ध्वस्त। सुनती हैं, शौचालय जा रहा हूं। यह 19वां दस्त है। आपकी दरभरी पूड़ी हजम ना हुई तो ना खाते। चुप रहिए। आप चुप रहें तो इस घर की आधी समस्या हल हो जाए। आप चुप रहें तो पूरी समस्या। तब आप कहती थी, मैं आपके साथ 2 मिनट बैठकर बात करने का वक्त नहीं निकालता हूं। अब कहती हैं समस्या। मार्गदर्शन दें, क्या करूं? शौचालय जाइए। और अब रसोई का सामान लाने दाऊ साहब जीप से निकटवर्ती कस्बा गए हैं। एक वक्त था जब जसों के लिए पक्की सड़क नहीं थी। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अच्छी सड़क बन गई है।
3-4 जीप गाड़ियां परिवहन में नाम दाम कमा रही हैं। दाऊ साहब सुबह 11 पर गए हैं, अब सांझ होने को है, लौटे नहीं। प्रत्येक जीप की आहट पर मम्मा साहब चैगान में झांकती हैं। दाऊ साहब किसी जीप से नहीं उतर रहे। घर से जाने के बाद कहाँ मालूम होता है आदमी सकुशल लौटेगा। तेज रफ्तार, दुर्घटनाएं, बूढ़ों के लिए कहीं जगह नहीं। घबराई मम्मा साहब हनुमान जी को सुमेरने लगी। दाऊ साहब सलामत रहें, वरना हम कहाँ जाएंगी। श्रीनिवास और अंजनी छोटे बेटे बहू की शरण में, वहां से भाग आई हैं, फिर वहीं जाना। लाज राखो बजरंग बली। बजरंग बली ने लाज रखी। दाऊ साहब अगली जीप से आ गए। मम्मा साहब ने सुनाया, वहीं बस जाते, आपकी दिद्दा के घर में। मम्मा साहब की बड़ी बहन कस्बे में रहती हैं। हमने सोचा क्या हो गया, आज आपका सुहाग सचमुच उजड़ जाता। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, बाइक पर चढ़े 2 लड़के इतनी तेज गति से मुझसे टकराते हुए गए कि लगा भूचाल आ गया है। गलती लड़कों की, लेकिन पीछे बैठा लड़का चिल्लाता है, बुढ़ा बच गया रे। बुढ़ा, आज की पीढ़ी में गैरत नहीं रही। बाबूजी कह देता, कुछ आदर दिखाता। दाऊ साहब उद्विग्न से अधिक उदास। बुढ़ा गए हैं, पर जरूरी है बीच सड़क में चिल्लाकर एहसास कराया जाए बुढ़ा गए हो। सड़क में झोले लादे न फिरो। कैसा था वह सांड? सांड? लड़का। मर्दानगी ढूंढे न मिलती थी। एकदम चिकना चेहरा, पिचका पेट, पतले हाथ। पलक झपकते आपने उसका हुलिया जान लिया। आप प्रश्न ही ऐसा करती हैं। अपनी जान बचाता कि लड़कों की सूरत निहारता। तभी कहती हैं, रोज रोज झोला मटकाए न चल पड़े। पेंशन निकालने न जाएं, कि सब्जी न लाएं, कि फल न लाएं, कि चूरन वटी न लाएं। मम्मा साहब सब्जी वाला झोला लेकर आंगन में बैठ गईं। भिंडी में कीड़े हैं। कीड़े हैं तभी अच्छी है, वरना सब्जी के पौधों में ऐसे तेज असर वाले कीटनाशक छिड़के जाते हैं कि कीड़े पनप नहीं पाते। भिंडी में कीड़े हैं तो जानिए जहरीली नहीं है। केमिकल रंगों में डुबोकर ऐसी चमकदार सब्जियां दुकानों में सजी हैं जैसे पॉलिश की गई है। हम लोग कीड़े खाएं? कीड़े जहर से बेहतर हैं। आप इतनी बहस क्यों करते हैं? कि लगे जिंदा हैं। और अब दोनों दिद्दा के पोते के तिलक में सम्मिलित होने कस्बा जा रहे हैं। मम्मा साहब जामुनी फूलों वाली प्योर सिल्क साड़ी पहनकर तैयार हैं। दाऊ साहब ने माधुरी बिखेरी, खूबसूरत लग रही हैं। सब दिन थी, आपने देखने की जरूरत न समझी। समझी? नहीं समझी, तभी इस घर में हम पत्नी नहीं पशु बनकर रहीं, जबकि आजकल की दुल्हनें डार्लिंग बनकर रहती हैं, पति को एक नहीं डरती। आप भी डार्लिंग? अच्छा चलिए, फिर जीप में आगे की सीट पर जाएंगी। भर जाए, भाग में धक्के बंधे हैं। कहा था आपसे श्रीनिवास को फोन कर दीजिए, वह तिलक में आएगा ही। यहां तक आ जाता, हमें कार की सुविधा मिल जाती। श्रीनिवास को इतनी तमीज होनी चाहिए कि खुद हम लोगों को लेने आता। मैं उसका सिपाही बनकर नहीं रहूंगा। समारोह की चहल पहल से पृथक एक ओर बैठे दाऊ साहब तप रहे हैं और चाह रहे हैं श्रीनिवास आए। बीच में दिद्दा आकर बता गई, श्रीनिवास नहीं आएगा। दाऊ साहब अधिक तप गए, नहीं आएगा क्योंकि जानता है यहां मैं मिलूंगा। जबकि दिद्दा के दोनों बेटे बहू कितना सक्रिय होकर भागीदारी दे रहे हैं। आज भी संयुक्त परिवार है और गौरव के साथ हैं। दाऊ साहब ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और बड़ी छत के एक कोने पर बिस्तर लगवाकर पड़े रहे। देर बाद मम्मा साहब और दिद्दा आईं। दिद्दा ने दुख दर्द पूछा, बहनोई मच्छर तो नहीं चाब रहे हैं? मतलब काट रहे हैं? चाबेंगे तो आप मरहम लगा देंगी। दाऊ साहब 2 तकियों के सहारे ओढ़क कर बैठ गए। दाऊ साहब के तपने को दिद्दा न समझी। मम्मा साहब ने समझाया, श्रीनिवास नहीं आया इसलिए रिसाए हैं। दिद्दा ने अचरज दिखाया, बहनोई आपको तो मालूम होना चाहिए, श्रीनिवास नहीं आएगा। फोन पर बात नहीं होती का?
हमारा बड़ा बेटा निमंत्रण देने गया रहा। श्रीनिवास बोला उसकी इच्छा आने की बहुत है, पर दाऊ साहब उसको देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उसकी वकालत ठीक नहीं चलती, इसलिए परेशान रहता है। अब शायद निकुंज, श्रीनिवास का पुत्र, की फीस की कुछ समस्या है। मम्मा साहब पूछने लगी, क्या समस्या है? बहिनी, यह तो तुम्हें पता होगा। हमें नहीं बताता, और तुम कबहू पूछती नहीं। बहनोई, आप श्रीनिवास से ऐसा नाराज हो गए कि उसका घर तजकर जसो आ गए तो आ ही गए। मैं उसका सिपाही बनकर नहीं रह सकता। दाऊ साहब अपने कुख्यात क्रोध को नहीं रोक सके। दिद्दा विमूढ़ हुई। सिपाही जैसी क्या बात है? बहनी, तुम अकेले कैसे रहती हो? घबराहट नहीं होती? हम तो घर परिवार के बिना नहीं रह सकते। थोड़ा सह जाते हैं कि बच्चों का साथ बना रहे। दाऊ साहब ने भ्रुकुटी तान ली। साथ बना रहे, इसलिए मैं श्रीनिवास की स्तुति करूं? मैं उसका परिवार पाल रहा था, वह मुझे नहीं पाल रहा था। ठीक है, आपके पास पैसा है और आप उसकी मदद करते थे, पर आप लोगों के शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए झुकना होगा। बहिनी बताती है, दादन जैसा दुई कौड़ी का लड़का आप लोगों को धमकी देता है, जबकि यही आपकी पनही में पालिश करता था। अब बहिनी के भी गोड़ हाथ थक गए हैं। कहाँ तक आपकी तुलवाइश बजाएगी? दिद्दा आगे बोलती, किंतु मम्मा साहब ने संकेत से बरस दिया। तिलक समारोह से लौटकर दोनों आरोप अभियोग पर उतरे। दाऊ साहब का बयान आया। सोचता था तिलक में उत्साह रहेगा, पर आपकी दिद्दा ने शांति न बनाए रखी। दिद्दा का कौन दोष? हर कोई कह रहा था, 3 बेटों के होते हुए आप लोग जसों में अनाथ की तरह पड़े हैं। लोग हमें मजाक से देखते हैं या तो दया से। लोग हमें अपने तरीके से जीने दें। कहिए तो सब छोड़ छाड़ वृद्धाश्रम चला जाऊं। वहां क्या होगा? आपके अलावा कुछ और चेहरे देखने को मिलेंगे। मम्मा साहब कसमसाकर कुछ तिरछा होकर बैठ गईं। हमसे इतना उबिया गए हैं? हाँ, क्योंकि आप दिद्दा जैसी सहनशील नहीं हैं। आप हमारे जीजा जैसे समझदार नहीं हैं। दिद्दा हर काम में बहुओं को आगे कर रही थी। जीजा हर काम में बेटों से सलाह ले रहे थे, जबकि आपके राज में हमारे लड़के बकरी बनकर रहे। आपके राज में बहुएं। आप बाप नहीं, पुलिस कप्तान बने रहे। आप अमरबेल, बहुओं से सेवा लेती रहीं और उन्हें सुखाती रहीं। आप में और आपके तमंचे में बहुत फर्क नहीं रहा। आप बात बात में तमंचे की तरह फूटते हैं। रिवॉल्वर और तमंचे में फर्क करना सीखिए। हमको जो सीखना था सीख लिया। आपने बच्चों के साथ समझौता करना नहीं सीखा। अंजनी से रोटी तनिक जल जाए, आप कहते थे कार्बन हो गई। आपको शाम 4:15 में बेल का शरबत चाहिए तो चाहिए, तभी वह आपसे रिसाई रहती थी। विभाग में काम करने का मेरा एक तरीका रहा है, तो घर में रहने का तरीका रहा है। तभी मुठभेड़ करने की आदत नहीं जाती। आपने अंजनी से कम मुठभेड़ की। आपने बहुओं को, खासकर अंजनी को, घर का सदस्य माना ही नहीं। अब मुझे समझ में आता है, उसने आपका बहुत शासन सहा, जबकि आपने अपनी सास को हिंडोले में नहीं झुलाया था, पैर नहीं दाबे। हमने अम्मा जी के पैर नहीं दाबे, तो आप कौन सा तीरथ करा लाए थे? आपका दोष यह रहा, आपने केवल अपना पक्ष सोचा। जब आप बहू थी, अम्मा जी जल्लाद। अब आप सास हैं, बहुएं चालबाज। अंजनी से आपका खास बैर रहा कि दहेज न लाई। आप क्या लाई थी? हाड़ा कोपरी, बटुआ बटलोई, एक ठो भैंसिया, मन भर चावल। बीए पास लड़के को तब यही मिलता था। श्रीनिवास बघेल तो कलेक्ट्री कर रहे थे। नहीं कर रहा है, इसीलिए आप उसे अपना सिपाही समझते हैं। दोनों बड़े खूब कमा रहे हैं, उन्हें आपका खजाना नहीं चाहिए। यह बेचारा मोहताज। आप आंखें तरेरते रहे। लड़के बराबर के हो जाएं तो उनका अदब मानना पड़ता है। आपने नहीं माना, इसी कारण हम जसों में पड़े गर्मी झेल रहे हैं। तो अब गुनाह कुबूल। मम्मा साहब चित्त पड़ी अदृश्य में निहार रही हैं। सामंजस्य बनाना चाहिए था। हाथ पैर हमारे थक रहे हैं, उनके मजबूत हैं।
हम एहसान दिखाती रहीं। ऐसे प्रतिष्ठित घर की बहू बनने की अंजनी की औकात नहीं थी। वह तो श्रीनिवास पढ़ने में कमजोर रहा और हमें समझौता करना पड़ा। बड़ी बहुओं की तरह यह दहेज न लाई। इस अपराध में सबके बाद खाती, सबके बाद सोती, सबसे पहले उठती, चुप रहती, हुक्म बजाती, फिर भी हम उसके अवगुण गिनती रहीं। बड़ी बहू बड़े लड़के के साथ अमेरिका सटक ली। सुनती हैं किसी दुकान शॉपिंग मॉल में काम करती है। हमारा लड़का इतना कमा रहा है पर बहुरिया को संतोष नहीं। मझला लेह लद्दाख जाने कहाँ कॉलेज में पढ़ाता है तो मझली वहां सटक ली। सुनती हैं स्कूल में पढ़ाती है। हमारे हत्थे चढ़ते रहे श्रीनिवास और अंजनी। हमको पद और पैसे की बड़ी अकड़ रही। तब देह भी मजबूत थी, अब देह में दम नहीं है। पड़े हैं जसों में शराब भोगते, अमरबेल बन गए हम तो। बिछावन के दूसरे सिरे पर सिकुड़े दाऊ साहब लगा रहे हैं लेखा जोखा, कर रहे हैं हिसाब जिंदगी भर का। सच है, मैंने लड़कों को पुत्र कम सिपाही अधिक समझा। मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर रहा, विभाग में और घर में। विभाग में होती उठा पटक तिकड़मों से कभी निराश हुआ। घर में अधिक कड़क कठोर बनकर प्रस्तुत हुआ कि सत्ता कायम रहे, एक पुकार पर हुक्म की तालीम हो। बच्चे भय खाते रहे। मैं आत्ममुग्ध ऐसा रहा कि अपने अलावा सबको डफर माना। अपने काम को ऐसा ग्लोरीफाई करके बताता रहा कि किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। मेरा शासन ऐसा जबर रहा कि लड़कों की एक न सुनी। कभी नम्र नहीं हुआ, समझौता नहीं किया। बच्चों से समीपता बनाने का ख्याल तक नहीं आया। नहीं सोचा संबंधों को बनाए रखने का अभ्यास न करो तो वे असहज होते हुए फिर अमूर्त हो जाते हैं। न जाने कब और क्यों अनुशासन, प्रशासन, अहंकार, ऐंठ बनाए रखने की आदत बल्कि जिद हो गई। सच है, मांगने पर तत्काल चाय न मिले तो मैं उत्पात करता था। पुलिस विभाग का दबदबा, लाल बत्ती गाड़ी, सैल्यूट, जांच, निरीक्षण, बैठक, दौरे, एनकाउंटर। वर्दी वाले दिन नहीं रहे, लेकिन मैं पुलिस कप्तान बना रहा। सेवानिवृत्ति दिनांक को दाऊ साहब ने खुद को रिक्ति से घिरा पाया था। वर्दी उतरी, मानो वजूद उतर गया। संभावनाएं खत्म हो जाएं, लेकिन एकाएक सक्षमता खत्म नहीं होती। पद छूट जाए पर पद के प्रभाव को एकाएक छोड़ देना संभव नहीं होता। फिर खुद को निष्क्रिय और चुका हुआ कैसे मान लें? टहलना, खाना, पाचन सही रखना, शरीर की देखभाल, रात में नींद आ जाए जैसी चिंता करना ही यदि अब जिंदगी का मकसद बचता है तो यह जिंदगी का उत्सव नहीं, मौत का इंतजार है। जसों में अंग्रेजों के जमाने जैसा बंगला नुमा घर सचमुच अरमानों से बनवाया, पर अब बिजली, पानी, सड़क की असुविधा और गंवई लोगों की पंचायत सुनते हुए खुद को गारद करना उन्हें असम्मानजनक लग रहा था। उन्हें राहत मिली कि श्रीनिवास का भविष्य परख उसे लॉ की डिग्री दिलाकर वकालत करने की पात्रता दिला दी और गृह जिले में MIG खरीद दिया। दोनों बड़े बेटों के अच्छे प्रतिशत और अच्छे पद दाऊ साहब की छाती फुलाते थे, जबकि श्रीनिवास का निम्न औसत प्रदर्शन पिचका देता था। वे उससे विशेष खफा रहते थे, लेकिन लगा श्रीनिवास हुक्म बजाने के लिए बढ़िया है। अंजनी को सेवा में लगाए रहेंगे, विशिष्टता का बोध बना रहेगा। योद्धा की तरह रहे हैं और रहेंगे। श्रीनिवास ने दाऊ साहब के सम्मान में पीछे वाला छोटा कमरा सजा दिया। आगे का छोटा कमरा बैठक और दफ्तर की तरह इस्तेमाल होता है, जहां ईद के चांद की तरह कभी कोई मुवक्किल दिखाई दे जाता है। लंबे कमरे में वह, अंजनी, 2 बच्चे और गृहस्थी। दाऊ साहब को सेवाएं मिल रही थी, लेकिन लग रहा था खाली बैठकर अपनी क्षमता को जाया कर रहे हैं। जवानी में MA LLB एक साथ किया था। वकालत करने का चाव उमड़ पड़ा। सुनो श्रीनिवास, तुम जैसे सुविधा भोगियों में काम करने का जज्बा नहीं बन पाता है। मैं आर्थिक सहयोग न करूं तो पता नहीं क्या करोगे। मैं दिखाऊंगा वकालत कैसे की जाती है। कचहरी से संबंध रहा है,
गवाही के लिए जाना पड़ता था। दफ्तर में ठीक सामने दाऊ साहब बैठे मिलेंगे जैसी भयावह कल्पना कर श्रीनिवास ने उनके हौसले तोड़ने का तमाम प्रयास किया, पर वे जबलपुर से वकालत का लाइसेंस बनवाने में सफल हुए। कचहरी में पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रस्तुत होना भिन्न अनुभव था। अधिवक्ता की तरह प्रस्तुत होना भिन्न। कहाँ पुलिस विभाग का रोब दाब, अहंकार, अभिमान, और कहाँ जमीन जायदाद, पट्टे, दुकान, हत्या, अपहरण में लगे मुवक्किलों का कपट। अहंकार से भरे जज, पेशकार, नाजिर, आदेश, निर्देश, रिमांड, चालान, अपनी बारी का इंतजार और पेशी की बढ़ा दी गई तारीख। दाऊ साहब को लगता वे लूजर हो रहे हैं। आक्रोश था या निराशा। श्रीनिवास के दफ्तर में बैठे मुवक्किल की काउंसलिंग करने लगे। तलाक क्यों लेना चाहते हो? मैंने अनपढ़ पत्नी के साथ उम्र गुजार दी। तुम तलाक चाहते हो कि पत्नी अल्प शिक्षित है? मैं उप पुलिस अधीक्षक रहा हूं। तुम क्या हो? कपड़े के व्यापारी ना। तुम चाहते हो तलाक दिलाने के लिए मैं और श्रीनिवास तुम्हारी पत्नी को विक्षिप्त मानसिक रोगी या चरित्रहीन साबित करें। यह नहीं होगा। श्रीनिवास घबरा गया। दाऊ साहब आप चुप। मुवक्किल ने वकील बदल लिया। केस छिन जाने का झटका था या दाऊ साहब के समक्ष पूरी उम्र हीन बनकर रहने का रिफ्लेक्शन? दाऊ साहब सदमे में, जबकि श्रीनिवास थम नहीं रहा था। दाऊ साहब, ऐसे तो आप मेरे मुवक्किल तोड़ देंगे। मेरी वकालत नहीं चल रही थी तो आपके आने पर भी नहीं चल रही है। बरसों का बना लिहाज तोड़ रहा है ससुर। दाऊ साहब ने ऐनक उतारकर श्रीनिवास को जद में लिया। चुप। तुम्हारे भीतर क्षमता ही नहीं। होती तो बड़े भाइयों की तरह कुछ कर दिखाते। उन दोनों ने मुझे मुक्त कर दिया, पर मैं अब भी तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूं। यह घर, यह कार, माल, असबाब सब मेरा है, तो रिएम्बर्स मांगेंगे? आप भैया लोगों की तुलना में मुझे बुद्धिहीन बताते रहे, मैं चुप रहा। सख्ती करते रहे, मैं चुप रहा। आप कुछ पैसे देते हैं, उससे अधिक मैं डर कर रहता हूं। मैं ही नहीं, अंजनी, ये बच्चे तक। आप और मम्मा साहब अंजनी के सामने मुझे निकम्मा कहते हैं। मुझे शर्म आती है। आपको मैं खलता हूं, मम्मा साहब को अंजनी। आप लोगों को घड़ी देखकर नाश्ता, खाना, चाय, गर्म पानी चाहिए। अंजनी बच्चों से पहले आप लोगों का काम करती है, लेकिन आप लोग खुश नहीं होते। हमें जीने दीजिए दाऊ साहब। श्रीनिवास ने चिल्लाहट से बात शुरू की थी, फिर उसकी आवाज टूटती गई। यह शायद पहली बार हुआ जब मम्मा साहब घबरा गईं। श्रीनिवास चुप रहो ना। बुढ़ापे में इंसान बच्चों जैसा नासमझ हो जाता है। दाऊ साहब ने मम्मा साहब को हुरपेटा। सारे षड्यंत्र आपके हैं। वैसे तो अंजनी और श्रीनिवास में हजार खोट। अब मैं नासमझ, यह ज्ञानी हो गया। मैं इस हड़कंप में नहीं रहूंगा। श्रीनिवास और अंजनी ने चरण गए, पर डेरा बंध गया। दाऊ साहब में हनुमान जी की ताकत होती तो एमआईजी को हथेली में उठाकर जसों के मकान की छत पर स्थापित कर देते। कार ले जाते यदि चलाना जानते। जरूरत मुताबिक श्रीनिवास सारथी बनता था। तब से कम ही हुआ जब श्रीनिवास के घर गए हों। पेंशनर्स समाज की जिला इकाई की वार्षिक बैठक में जाते हैं। गए, दूसरे दिन वापस। नहीं पूछते श्रीनिवास अपना परिवार किस तरह चला रहा है। और अब दिद्दा से ज्ञात होता है निकुंज की फीस को लेकर कुछ समस्या है। यदि है, श्रीनिवास उनसे तरीके से मदद मांगे। यह ससुर दिद्दा के पुत्र से दुख कह सकता है, उनसे नहीं। दाऊ साहब भड़क रहे हैं। संधि जैसा प्रस्ताव रख मम्मा साहब ने अधिक भड़का दिया। श्रीनिवास को कोई समस्या है, इसलिए परेशान हुए जा रहे हैं, पर फोन लगाकर पूछ नहीं सकते क्या समस्या है। वह नहीं बता सकता। थोड़ी मदद कर दीजिए। हाथ जोड़ो कि मुझसे मदद लो। चलिए, 1-2 दिन को हो आते हैं। नहीं जाऊंगा। और अब दाऊ साहब जा रहे हैं। पेंशनर्स समाज प्रतिवर्ष 5 सेवानिवृत्त लोगों को सम्मानित करता है। दाऊ साहब का सम्मान होना है।
वे उत्साहित हो गए। यही तो चाहा, सम्मान मिले, सराहे जाएं, थोड़ा अहम की पूर्ति हो। दाऊ साहब दो शब्द कहने के लिए मंच पर आए। अग्रिम पंक्ति पर बैठा श्रीनिवास भयभीत है। संतति की कितनी आलोचना करेंगे, पर दाऊ साहब समरसता पर बोले। इस मंच से बुजुर्गों के अधिकारों की खूब बात हुई। मैं दायित्व की बात करूंगा। हमें प्रयास करना होगा हम सम्मानित किस तरह बने रहें। हम सम्मानित बने रह सकते हैं यदि अपने बच्चों को सहयोग, सुरक्षा, स्नेह, सम्मान दें। हमें क्या नहीं मिला इसका अफसोस नहीं, अफसोस हो हम क्या नहीं कर पाए उसकी भरपाई कैसे करें। बच्चों के अवगुण बताकर हम सही और सुखी नहीं हो जाते। दुख बताकर हम समाज की सहानुभूति, दया और करुणा पाना चाहते हैं। सहानुभूति क्यों? बुढ़ापा एक स्थिति है, सजा नहीं है। दया क्यों? बुढ़ापा एक अवसर है आगामी पीढ़ियों से घुल मिल जाने का। पर हमारी कमर झुक जाती है, हम तने रहते हैं। स्थिति बदलती है, हम खुद को नहीं बदलना चाहते, केंद्र से परिधि में नहीं आना चाहते, जबकि बच्चे अपनी भूमिका के लिए तैयार हो चुके हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? या तो बच्चों को हम अपने व्यवहार से इतना थका देते हैं कि वे हमें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, या हम अपने व्यवहार से परिवार से कटते जाते हैं और वृद्धाश्रम जाना पसंद करते हैं कि वहां हमारी उम्र के कुछ लोग मिलेंगे। मेरा मानना है बच्चे जब बड़े हो जाएं, अभिभावकों को उनका असिस्टेंट बन जाना चाहिए। हम अपने हिस्से का पा चुके हैं, अब बच्चों की बारी है। जीवन का, प्रकृति का यही क्रम है। हमने अपने बच्चों में भविष्य देखा, वे अपने बच्चों में देख रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो कुछ किया वह हमारा कर्तव्य भर नहीं था, हमारी भावना और संतोष था। पर पता नहीं क्यों कर्तव्य एहसान बन जाता है, भावना स्वार्थ बन जाती है। तो हम अपनी पीढ़ियों को स्नेह दें, सहयोग दें, अवसर दें, मित्रता दें कि वह ताप और भरोसा बचा रहे जिसकी उम्मीद वे हमसे करते हैं। पर हम चुनौती और चेतावनी देने लगते हैं। समय बदलता है, बदलाव को हम आत्मसात न करें पर स्वीकार करें। नए तरीकों को न अपनाएं पर बच्चों को उनके तरीके से स्वतंत्र जीने दें। अपने समय में हम क्या कम फैशनेबल रहे? दाऊ साहब हंसकर भावुकता और भीतर की नमी को छिपा ले रहे हैं। श्रीनिवास चकित है और अब आत्मशुद्धि। समारोह से लौटे दाऊ साहब हल्का महसूस कर रहे हैं। अहम, अहंकार, अभिमान के उतरने का हल्कापन। उनके जाने के बाद उनका कमरा निकुंज ने अपना लिया है। आज साफ चादर बिछाकर उनके लिए तैयार कर दिया। अपनी किताबें समेट पढ़ने के लिए वह दूसरे कमरे में जाने लगा। तभी दाऊ साहब ने पूछ लिया, निकुंज, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है दादू। आगे क्या विचार है? MBA का एंट्रेंस दिया था। मुझे 4 अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, पर पापा कहते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो फीस दे सकें। दादू, मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है? ऋण की बात पर दाऊ साहब उखड़ना चाहते हैं, पर आवाज को थोड़ा कड़क कर मान गए। निकुंज, तुम भी अपने बाप की तरह घमंडी हो। मेरी एक पोजीशन है, तुम ऋण लोगे? मुझसे नहीं कह सकते फीस चाहिए। मैं ऐसा गैर हो गया? मैं अभी जिंदा हूं। दादा जिंदा हो और समर्थ हो तो पोते को बाप से नहीं दादा से फीस मांगनी चाहिए। निकुंज को चमत्कार की चाह थी। चीखा, दादू, मैं अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट ले लूं? हाँ, बता दो अपने बाप को दादू में अभी दम है। दाऊ साहब को गर्व हुआ और शर्म आई। इतना बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी, घर मकान, पेंशन, और निकुंज ऋण जैसा इरादा कर रहा है। शर्म आई। उनके समक्ष भयभीत रहने के कारण निकुंज अधिकार से नहीं कह सका, दादू मुझे फीस चाहिए। श्रीनिवास औसत बुद्धि ही सही, न जमा सका वकालत, पर इस घर में उसका हिस्सा है। हिस्सा उसे उपकार की तरह नहीं, अधिकार की तरह मिले। निकुंज बघेल खानदान का उत्तराधिकारी, भरे ऊंची उड़ान।
दाऊ साहब ने आंखें मूंद लीं। अच्छा लग रहा है सुरक्षित हैं। वह मनोबल भी पा रहे हैं जब दातन जैसे गांजा प्रेमी को फटकार सकें। मेरे शरीर की ताकत खत्म हुई पर मन की दृढ़ता बाकी है। उन्हें आराम की मुद्रा में देख निकुंज कमरे की बिजली बुझाकर चला गया। और अब क्षमा प्रार्थना। नहीं जानता पुनर्जन्म होता है या नहीं, हो तो यही जिंदगी मिले, यही परिवार, यही बच्चे। पर ईश्वर उन गलतियों से बचाना जो मुझसे इस जन्म में हुई। दाऊ साहब ने आंखें मूंद लीं। भरा था दिल, बरसने को थी आंखें। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।